मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में इतिहास पाठ के अंतर्गत मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया के विषय में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मुद्रण की प्राचीन संस्कृति से लेकर के आधुनिक संस्कृति तक के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली थी कि किस प्रकार प्राचीन काल में छपाई का कार्य किया जाता था और 19वीं शताब्दी आते आते किस प्रकार छपाई के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की मशीनें आईं और आज जो नई परिष्कृत तकनीकी है उसका ज्ञान हम सभी को है। हम सभी देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ छपी हुई चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और इन चीज़ों के बगैर हम आधुनिक दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हम स्वास्थ्य से उठाते हैं तो विभिन्न प्रकार की दवाइयों के नाम, उनकी कंपनी के नाम हम कैसे जानते हैं बच्चों? क्योंकि दवाइयों के रैपर पर छपा रहता है, कंपनी का नाम छपा रहता है, कब दवाइयाँ बनी हैं और कब एक्सपायर होंगी। नहीं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छपने के बावजूद भी डेट जो छपा रहता है, एक्सपायरी डेट की दवा भी बेचते हैं। अगर ये छपाई नहीं होती तो आज के युग में पहले जैसे सत्यवाद जो है अपने पेशे के प्रति निष्ठावान व्यक्ति नहीं है। पहले की तरह लोगों को मूर्ख बनाते और नकली दवाइयों का बीते हुए डेट का दवा दे करके लोगों को यूं ही ठगते। जबकि आज हम इतने जागरूक हैं, हम किसी भी सामान को लेने के पहले उस पर देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग डेट कब का है, यानी कब का माल बना हुआ है और एक्सपायरी डेट इसका क्या है। तब भी कभी कभी मूर्ख बन जाते हैं और एक्सपायरी डेट का माल लेकर के चले आते हैं, सामान लेकर के चले आते हैं। इसी तरह से सभी क्षेत्रों में जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आती हैं उनको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें मिलाई गई हैं, ये पैकेट पर लिखा रहता है और कितनी जो है हाई पावर की चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता चलती है बच्चों? छपाई के द्वारा ही। केवल किताबें ही नहीं छापी जा रही हैं, किताबों ने तो हमारी दुनिया को बदला ही है। किताबों के द्वारा ही हमने वाद विवाद करना सीखा, सही गलत का परख करना सीखा कि क्या सही है क्या गलत है। अन्यथा हम लोगों में पूरी दुनिया के लोग सम्मिलित हैं, अंधविश्वासी थे, रूढ़िवादी थे। जो हमारे धर्माधिकारी यानी ईसाइयों में पोप कहता था, हिंदुओं में जो हिंदुओं के गुरु कहते थे और मुसलमानों में जो मौलवी मुल्ला फतवा जारी करते थे, उसी को जनता आँख मूंद करके मान लेती थी। लेकिन अब क्या है कि सभी धर्मों के लोग आँख बंद करके अब अपने धर्म गुरुओं के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि उसे ज्ञान की कसौटी पर कसते हैं, वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे उपवास करना क्या है, विज्ञान के अनुसार सही है, इससे डाइजेस्टिंग सिस्टम सही होता है, इसलिए लोग उपवास करते हैं। इसी तरह से साफ़ सफाई जो अधिकांश त्योहारों पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है? क्योंकि इससे विभिन्न प्रकार के जीवाणु विषाणु नष्ट हो जाते हैं, इसलिए किया जाता है। तो बच्चों अब लोग
वही चीज़ें मानते हैं जो वास्तव में सही है और आँख मूंद करके विश्वास नहीं करते हैं। और यह ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? इन्हीं किताबों के द्वारा। इन्हीं किताबों के द्वारा ही हमें अपने प्राचीन सभ्यता और संस्कृति के बारे में पता चला। इन्हीं किताबों के द्वारा हम अपने अधिकारों के विषय में जान पाए, अधिकारों के प्रति सजग हुए। और इन्हीं किताबों की देन है कि महिलाएं चारदीवारी से बाहर निकल पाईं और विभिन्न महिलाओं ने मुद्रण संस्कृति में अपना योगदान भी निभाया, जिसके विषय में हम लोग पिछले वीडियो में प्रकाश डाल चुके हैं। एक बार पुनः स्मरण दिलाते हुए हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे। तो महिलाएं और मुद्रण संस्कृति में, मुद्रण संस्कृति से जहाँ हमें अपार फायदे हुए, वहीं पर कुछ हानियाँ भी हुई हैं। ऐसा नहीं है, जैसा कि हर कार्य और कारण का दो पहलू होता है, उसी तरह से मुद्रण संस्कृति के भी दो पहलू हैं। कुछ अच्छे प्रभाव तो कुछ बुरे प्रभाव सामने आए। और बुरे प्रभाव में क्या हुआ कि बिना वजह की सार्वजनिक बहसें होती हैं। अच्छे कार्य करने पर भी राजनीति क्षेत्र में विपक्ष के लोग उसको गलत रूप में प्रचारित कर देते हैं। इसी तरह से सभी क्षेत्रों में गलत चीज़ों का भी प्रचार प्रसार किया जाता है। तो सभी कार्यों में दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो मुद्रण संस्कृति की अच्छाई ज़्यादा सामने आई है, बुराई कम। और महिलाओं का जहाँ तक मुद्रण संस्कृति से संबंध है, मुद्रण संस्कृति के द्वारा ही महिलाओं की जिंदगी में अभूतपूर्व परिवर्तन आया। क्या हुआ? अब हम इस टॉपिक के अंतर्गत जानेंगे, महिलाएं और मुद्रण। इस पर हम पिछले वीडियो में भी प्रकाश डाले हैं, फिर इस पर प्रकाश डालते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि उदारवादी पिता और पति अपने यहाँ महिलाओं को शिक्षित करने लगे और 19वीं शताब्दी के अंत में जब शहरों में स्कूल स्थापित होने लगे, तब महिलाओं को स्कूल भेजा जाने लगा। यानी कि मुद्रण संस्कृति के विकास के साथ ही महिलाओं ने पढ़ना लिखना शुरू किया। कई पत्र पत्रिकाओं ने महिलाओं को जगह दी और उन्होंने नारी शिक्षा की आवश्यकता को बार बार रेखांकित किया। अनेक महिलाओं ने मुद्रण संस्कृति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनमें से जो थी वो उनका उल्लेख इस प्रकार है। पहली थी रस सुंदरी देवी। क्या नाम था? रस सुंदरी देवी। ये पूर्वी बंगाल में एक बहुत ही रूढ़िवादी परिवार में एक युवा विवाहिता लड़की रस सुंदरी देवी ने रसोई की गोपनीयता में पढ़ना सीखा। यानी रसोई घर का कार्यकाज करते हुए इन्होंने पढ़ना सीखा और उन्होंने 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। किसने लिखी पहली आत्मकथा? ये हिंदी का भी हो गया, जीके का क्वेश्चन बच्चों। तो पहली आत्मकथा जो है वह है आमार जीवनी या आमार जीवन, और लिखा किसने है? रस सुंदरी देवी, एक बंगाली युवती द्वारा लिखा गया। दूसरी महिला जो है वह है कैलाश बासिनी देवी। कैलाश बासिनी देवी 1860 के दशक में महिलाओं के अनुभवों पर लिखना शुरू किया। तब ये कैलाश बासिनी देवी ने खुद पर नहीं लिखा, बल्कि महिलाओं के खट्टे मीठे अनुभवों पर लिखना शुरू किया। जैसे वे घरों में बंदी और अनपढ़ बनाकर रखी जाती थी। उस समय क्या था
महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद थीं, अनपढ़ थीं, तो उनका जीवन किस प्रकार का था उसके विषय में इन्होंने अनुभव करके लिखा तथा उन्हें कैसे कठिन घरेलू कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता था और उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इस विषय में सर्वप्रथम कैलाशवासिनी देवी ने अपनी रचनाओं के माध्यम से महिलाओं के सामने, पूरे समाज के सामने महिलाओं के दर्द को रखा, साझा किया। इसके बाद तीसरी थी ताराबाई शिंदे और रमाबाई, पंडिता रमाबाई। 1880 के दशक में महाराष्ट्र की इन दोनों महिलाओं ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेष रूप से विधवाओं के दुखी जीवन के विषय में लिखा। अर्थात इनकी लेखनी विधवाओं की दुरह जिंदगी पर चली। उस समय विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होती थी। उन्हें सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था, चाहे वह किसी भी आयु वर्ग की विधवा हो, चाहे वह उस समय बाल विवाह चलता था, चाहे वह 10 साल की बच्ची हो या 50 साल की युवा वयस्क या 75 साल की प्रौढ़ महिला हो, जो भी हो, सबको सादा जीवन व्यतीत करना पड़ता था और उन्हें किसी भी समारोह में भाग लेने का अधिकार नहीं होता था। उन्हें जो है भोजन भी सादा दिया जाता था। किसी समारोह में भाग नहीं लेते थे, किसी उत्सव में भाग नहीं लेना पड़ता था। नृत्य, संगीत सब कुछ वर्जित था विधवाओं के लिए। तो इस प्रकार आप कल्पना कर सकते हो कि विधवाओं की ज़िंदगी कितनी दुष्कर थी, किस प्रकार से विधवा महिलाएं अपना जीवन यापन करती थी, आप कल्पना कर सकते हो बच्चों। तो उनके दुख दर्द को पहली बार ताराबाई शिंदे और पंडिता रमाबाई द्वारा अपनी लेखनी के माध्यम से समाज के समक्ष रखा गया। अगली महिला थी बेगम रुकैया सखावत हुसैन। इन्होंने क्या किया? 1926 में प्रसिद्ध शिक्षाविद और साहित्यिक आंकड़ा बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने धर्म के नाम पर महिलाओं को शिक्षा से रोकते हुए पुरुषों को अस्वीकार कर दिया। यानी कि धर्म के नाम पर जो महिलाओं को शिक्षा नहीं दी जाती थी, इसका विरोध किया किसने? बेगम रुकैया ने। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंट संस्कृति और महिला शिक्षा। क्या है बच्चों? प्रिंट संस्कृति यानी कि छपाई की संस्कृति और महिलाओं की शिक्षा का क्या संबंध था? उर्दू, तमिल, बंगाली और मराठी प्रिंट संस्कृति पहले से ही विकसित हो गई, परंतु गंभीरता से हिंदी की छपाई की शुरुआत 1870 के दशक में प्रारंभ हुई। क्यों? क्योंकि बंगाल से समाज सुधार का कार्य सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था, इसलिए बंगाली शुरू में हर क्षेत्र में आगे थे। इसके बाद तमिल और उर्दू का स्थान था और फिर मराठों का योगदान था और हिंदी क्षेत्र में कोई विशेष समाज सुधारक उस समय नहीं हुआ था, इसलिए हिंदी की छपाई जो है वह सबसे लास्ट में प्रारंभ हुई। 20वीं शताब्दी के आरंभ में महिलाओं के लिए मुद्रित और उनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं लोकप्रिय हो गई। तो हिंदी की जो पत्रिकाएं थी वह कब छपना शुरू हुई बच्चों? 20वीं शताब्दी में। और इनमें जो है महिलाओं की तालीम यानी शिक्षा, विधवा जीवन, विधवा विवाह, राष्ट्रीय आंदोलन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। यानी महिलाएं अब राष्ट्रीय आंदोलन पर भी अपनी लेखनी चलाने लगी और महिलाओं को
राष्ट्र के प्रति जागरूक करने लगी। जो महिलाएं केवल चारदीवारी तक कैद थीं, अब देशभक्ति को जनता में भरने के लिए अपनी लेखनी का प्रयोग करने लगी और महिलाओं को भी राष्ट्र प्रेम के लिए, महिलाओं में भी राष्ट्र प्रेम जगाने के लिए इन्होंने अपनी लेखनी चलाई, यानी किताबों की रचना की। पंजाब के राम चड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नियां बनने, इसके विषय में हमने पिछले वीडियो में प्रकाश डाला था बच्चों, कि सीख देने के उद्देश्य से अपनी बेस्ट सेलिंग कृति स्त्री धर्म विचारधारा लिखी। जहाँ एक तरफ महिलाएं क्या कर रही थी, शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में आगे कदम बढ़ा रही थी और राष्ट्रीय भावना महिलाओं के मन में जगाने के लिए विभिन्न महिलाओं द्वारा रचनाएं की जा रही थी। उन्हें शैक्षिक क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए रचनाएं की जा रही थी, पत्र पत्रिकाएं लिखी जा रही थी। वहीं पंजाबी लेखक राम चड्ढा क्या चाहते थे कि महिलाएं आज्ञाकारी पत्नियां ही बनी रहे, यानी कि महिलाओं को केवल चारदीवारी में ही कैद करना चाहते थे। इससे यह सिद्ध होता है कि राम चड्ढा क्या थे, रूढ़िवादी विचारधारा के लेखक थे। महिलाओं के लिए पुस्तकें, तो महिलाओं के लिए पुस्तकें, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि खालसा पुस्तिका सभा ने इसी प्रकार के संदेश देते हुए सस्ती पुस्तिकाएं प्रकाशित की। क्यों? क्योंकि महिलाओं के लिए पुस्तकें सुलभ नहीं थी, इसलिए सस्ती पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई। बटाला केंद्रीय कलकत्ता में एक क्षेत्र था जहां उपन्यास और धार्मिक ग्रंथों सहित विभिन्न प्रकार की लोकप्रिय किताबें प्रकाशित की गई। किस क्षेत्र में? बंगाल में बटाला क्षेत्र में। कलकत्ता पूर्वी बंगाल की राजधानी है, पश्चिमी बंगाल की, और वहीं पर बटाला नामक क्षेत्र में उपन्यास और धार्मिक ग्रंथों की छपाई की जाती थी और ये किताबें बहुत सस्ती थी और इन पर काठ की तख्ती एवं लिथोग्राफी रंगों की सहायता से तस्वीरें बनाई जाती थी। तस्वीरें लोगों के मनोरंजन का साधन थी, इसलिए ऐसा किया जाता था। जैसे कि कॉमिक्स की किताबों में कार्टून्स छपे रहते हैं, कार्टून्स बुक में बच्चों के कार्टून्स छपे रहते हैं, तो इस तरह से जो किताबें होती हैं उसको लोग चाव से पढ़ते हैं, जो कहानियों के शौकीन होते हैं पढ़ने के, तो इसलिए काठ की तख्ती या लिथोग्राफी रंगों की सहायता से तस्वीरें बनाई जाती थी। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंट और गरीब जनता। तो 19वीं सदी के अंत तक मद्रासी शहरों में किताबें सस्ती हो गई थी, जो गरीब वर्ग के लोगों के लिए भी आसानी से उपलब्ध होने लगी थी। और बीसवीं सदी के प्रारंभ में तो क्या हुआ? 20वीं सदी के प्रारंभ में बड़े शहरों या कस्बों तथा संपन्न गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने लगे थे। अब तो यह ग्राम पंचायत के कार्य के अंतर्गत आता है। पुस्तकालय की स्थापना, वाचनालय की स्थापना, साफ सफाई का कार्य, गांव में स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध कराना, ये सब कार्य अब ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है बच्चों। तो उस समय क्या हुआ कि शहरों या कस्बों तथा संपन्न गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खोले जाने लगे थे। ये पुस्तकालय प्रतिष्ठा के प्रतीक थे, जो लोगों की किताबों तक पहुंच सुनिश्चित कराते थे। अगला टॉपिक हमारा है प्रिंट और जातिवाद। तो 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया जाने लगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में जातिवाद की प्रथा प्राचीन काल से ही प्रचलित थी और राजपूत काल में, मध्यकाल में, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों के आने के पश्चात भी जाति प्रथा
अत्यंत कठोर थी। हर्ष के दरबार में आने वाला वेनसांग और चंद्रगुप्त विक्रमा के दरबार में आने वाले फाहियान ने भी अपनी रचनाओं में इसका उल्लेख किया है कि कुछ जातियां गांव एवं शहर से बाहर बसाई जाती थीं, जिन्हें अछूत माना जाता था और ये ऐसे मैला ढोने का काम करती थीं, या गांव या शहर में कोई पशु मर जाता था या इस तरह से कोई दुर्घटना होती थी तो उन्हें उठाने के लिए ये जातियां बुलाई जाती थी। इनके कमर में या पैर में घुंघरू बंधा रहता था या हाथ में ये डंडी लेकर चलती थी। डंडे एक दूसरे से बजाते हुए चलते थे ताकि कोई इन्हें छू न दे, और जिससे ये छू जाती थी उन्हें अशुद्ध माना जाता था, फिर उनका शुद्धिकरण किया जाता था। तो इस प्रकार भारत में जातिवाद की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी थी। यही कारण है कि राजपूतों का पराजय भी हुआ, क्योंकि बहुत सारी जातियां ये क्षत्रिय वर्ग का कार्य ही देश की सुरक्षा करना था वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत। तो बहुत सारी जातियां जो है सैनिक कार्य से वंचित हो जाती थी और केवल राजपूतों पर ही इसका भार पड़ता था। बाद में अनेक जातियों को राजपूतों ने सेना में सम्मिलित किया, फिर भी अनेक जातियां जो थी वह सैनिक कार्य के प्रति उदासीन थी, इसलिए राजपूतों का पराजय भी हुआ और हमारे देश में इसी का जातिवाद का लाभ उठा करके अंग्रेज़ों ने फूट डालने की कोशिश की और बहुत हद तक अंग्रेज़ सफल भी हुए और उसका लाभ अंग्रेज़ों को मिला। अंग्रेज़ों ने भारत में साम्राज्य भी स्थापित कर लिया। तो 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद जो है वह अपनी चरम पर पहुंच चुका था और इसका लाभ ईसाई मिशनरियों द्वारा उठाया जा रहा था। छोटी जातियों को ईसाई मिशनरियों द्वारा प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन आसानी से करा लिया जाता था। इसीलिए हमारे समाज सुधारकों ने अपने धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई, जिसमें दयानंद सरस्वती का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने हिंदू धर्म में पुनः धर्म परिवर्तित लोगों को लाने का प्रयास करते हुए शुद्धिकरण आंदोलन चलाया और नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। तो आप इससे कल्पना कर सकते हो बच्चों की हिंदुओं की संख्या किस प्रकार घटती जा रही थी, क्योंकि ईसाई धर्म में भेदभाव नहीं था, जाति प्रथा नहीं था, सबको एक समान माना जाता था। हालांकि उसमें भी अमीर गरीब जनता होती थी, वर्ग के हिसाब से होती थी, जाति के हिसाब से नहीं होती थी। तो इसका लाभ अंग्रेज उठाते चले जा रहे थे। तो 19वीं सदी के अंत तक केवल समाज सुधारकों द्वारा नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों द्वारा वैयक्तिक प्रयास प्रारंभ किया गया आगे चल कर के। फिर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हरिजन उद्धार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए, विभिन्न अधिनियम बनाए गए। तो इस प्रकार जो है 19वीं सदी के अंत तक जाति भेद से संबंधित पुस्तिकाओं का प्रकाशन भी किया जाने लगा और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी 1871 में जाति प्रथा के अत्याचारों पर प्रकाश डाला। जाति प्रथा के अंतर्गत क्या था कि कुछ उच्च जातियों को विशेष अधिकार प्राप्त था और कुछ निम्न जातियां जो थी उन्हें किसी भी प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता था। जैसे कुआं यही लोग खोदते थे, लेकिन इन्हें उच्च जातियों के कुएं पर पैर रखने का भी अधिकार नहीं था। मंदिर यही छोटी जातियां बनाती थी, किंतु मंदिर में प्रवेश करने का इन्हें अधिकार नहीं था। तो ये सब जो विरोधाभास था ये एक तरह से अत्याचार ही था विभिन्न जातियों पर, कुछ जातियों द्वारा किया जाने वाला अत्याचार था। इसलिए बहुत सारे समाज सुधारकों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसमें ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक
पुस्तक भी लिखी। 20वीं शताब्दी में महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे अछूतों का मसीहा भी कहा जाता है, अनुसूचित जाति जनजाति का मसीहा, अनुसूचित जाति इन्हें अपना मसीहा मानती है, और मद्रास में इन्हीं की तरह E.V. रामास्वामी नायकर ने भी अपनी कृतियों द्वारा जाति प्रथा का विरोध किया। तो उत्तर भारत में भीमराव अंबेडकर और दक्षिण भारत में E.V. रामास्वामी नायकर द्वारा जाति प्रथा के विरोध में रचनाएं की गई। कानपुर के मिल मजदूर काशी बाबा ने वर्ष 1938 में अपने लेख छोटे और बड़े सवाल द्वारा जातीय, उनके लेख का नाम क्या था? छोटे और बड़े सवाल। लेखक कौन था? काशी बाबा, वर्ष 1938। तो इन्होंने क्या किया? जातीय और वर्गीय शोषण पर विरोध के स्वर बुलंद किए। वर्ष 1935 से 1955 के बीच सुदर्शन चक्र के नाम से लिखने वाले एक मिल मजदूर ने सच्ची कविताएं नामक एक लेख लिखा। तो ये सारे लेख जो थे ये किसके विरुद्ध थे बच्चों? गुलामगिरी, भीमराव अंबेडकर और रामास्वामी नायकर की रचनाएं तथा काशी बाबा के छोटे और बड़े सवाल और सुदर्शन चक्र की रचनाएं, सच्ची कविताएं, ये सब जाति प्रथा की विरोधी थी, जाति प्रथा के अत्याचारों के विरुद्ध लिखी गई थी। तो इस प्रकार प्रिंट ने देश में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई, चाहे वह जाति प्रथा हो चाहे अन्य प्रथा हो। अगला हमारा टॉपिक है प्रिंट और प्रतिबंध। तो जैसे जैसे मुद्रित दुनिया अपना पैर पसार रही थी, आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ही अंग्रेज़ों को चिंता सताने लगी कि कहीं उनकी सत्ता उनके हाथ से खिसक न जाए, भारत की जनता जागरूक न हो जाए और लोगों में राष्ट्र की भावना व्याप्त न हो जाए। हम उन्हें जो अभी तक तोड़ने की राजनीति कर रहे थे, फूट डालने की राजनीति कर रहे थे, अब हम कहीं उसमें असफल न हो जाएं, तो इन सब से डर करके अंग्रेज़ों ने प्रिंट पर प्रतिबंध लगाने का, खासतौर से देसी प्रेस जो होते थे उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए चाल चलना शुरू कर दिया, यानी कानून बनाना शुरू कर दिया। तो क्या किया? सबसे पहले कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय ने 1820 के दशक तक प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने वाले कानून पास किए। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर इन्होंने आरोप लगाया कि भड़काया जा रहा है अंग्रेज़ों ने। तो 1835 में गवर्नर जनरल बेंटिंग को अंग्रेजी और स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों द्वारा तत्काल याचिकाओं का सामना करना पड़ा। तो लोगों ने क्या किया उस समय? जिस समय 1820 के दशक में प्रेस की आज़ादी को नियंत्रित करने के लिए कानून बना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में यह कानून जो है लागू करने की कोशिश की गई और इसके खिलाफ स्थानीय समाचार पत्रों के संपादकों तथा और अंग्रेजी समाचार पत्रों के संपादकों द्वारा याचिकाएं दायर की गई। वह प्रेस कानूनों को संशोधित करने के लिए सहमत हुए। कौन? बेंटिंग जो गवर्नर जनरल बेंटिंग थे, ये उदारवादी थे। तो जब एप्लीकेशन पढ़ने लगा, याचिका पढ़ने लगी, तो ये क्या हो गए? प्रेस कानूनों को संशोधित करने के लिए सहमत हो गए। उदारवादी औपनिवेशिक अफसर टॉमस मैकाले ने नए कानून भी बनाए जो पूर्व की स्वतंत्रता को बहाल करते थे। तो इस प्रकार जो है, एक तरफ
प्रिंट को प्रतिबंधित करने के लिए कानून बनाए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रतिबंध को हटाने के लिए भी मांग शुरू हो गई थी। अब है प्रेस 1857 के विद्रोह के बाद। तब 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की क्या स्थिति थी? तो 1857 के विद्रोह के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता के प्रति नए कानूनी प्रावधान किए गए। इसका जिक्र हम पिछले वीडियो में भी कर चुके हैं बच्चों कि 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन द्वारा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया। आयरिश प्रेस कानून के आधार पर, आयरिश यानी यूरोप में चलने वाले कानून के आधार पर भारत में भी 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रिपोर्ट और संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार मिल गया, यानी रोक लगाने का अधिकार मिल गया। इसके अंतर्गत अखबार को बंद करने तथा मशीनों को छीनने का प्रावधान भी शामिल था। तो दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी आलोचना को खत्म करने की कोशिश का विरोध जारी रहा और 1907 में पंजाब के क्रांतिकारियों को काला पानी भेजा गया, जिसके विषय में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नामक अखबार में अपनी हमदर्दी को जताया। परिणामस्वरूप भारत में व्यापक विरोध हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेस ने विभिन्न क्षेत्रों में अहम भूमिका अदा की और अपनी इस भूमिका से प्रेस ने जनता में राष्ट्रवादी भावना का विकास किया, साम्राज्यवादियों का अंत हुआ और पूरे विश्व में जो है लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए। इस प्रकार प्रिंट यानी मुद्रण संस्कृति का आधुनिक दुनिया में महत्वपूर्ण योगदान है। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर भी समाप्त हुआ। अब हम अगले वीडियो में लास्ट चैप्टर यानी उपन्यास, समाज और इतिहास पर प्रकाश डालेंगे बच्चों। ये हमारा इतिहास का अंतिम चैप्टर है, उपन्यास, समाज और इतिहास।